साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से होने वाली दो मुलाकातों की खबर अगर किसी रिपोर्टर या एंकर पर्सन ने टपकाई लीक की होती तो उसकी मकबूलियत का ग्राफ रातों रात आसमान की बुलंदियों को छू जाता। लेकिन मामला यह है कि खबर उस शेख रशीद ने तश्ते अज़बाम की है जिसको अपने प्रोग्रामों में रूबरू बिठाकर रेटिंग में इजाफा करने की दौड़ गुज़श्ता कई सालों से जारी है। कौन है जो शेख रशीद को प्रोग्रामों में शामिल करने की इस मैराथन में शामिल नहीं? कोई बखुशी उसका इंटरव्यू करता है और कोई दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने प्रोग्राम की गिरती हुई सांख को संभाला देने के लिए ऐसा कर रहा होता है। रेटिंग की इस दौड़ ने ऐसे ऐसे मुजस्सम नजरियाती लोगों को बेनकाब किया है कि अब तो नजरिए से वफादारी पर ईमान ही उठता जा रहा है। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले में सोशल मीडिया और खुसूसन यूट्यूब चैनलों ने रिवाज पकड़ा है और इनसे लोगों ने खूब कमाना भी शुरू कर दिया है, तो ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरे हैं कि देखकर हंसी आती है। ये वही एंकर थे जो अपने प्रोग्रामों में किसी गैर सेकुलर या गैर लिबरल शख्स की झलक दिखाना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन कमाई, नाजरीन, व्यूअर्स बढ़ाने और मुस्तकिल नाजरीन सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा करने की दौड़ ने उन्हें ऐसे लोगों के दरवाजे पर ला खड़ा किया है जिनका वो नाम अपनी गुफ्तगू में बगैर दुश्नाम के नहीं लेते थे। सरमाया और रेटिंग जब आपकी महबूबा बन जाए तो फिर बकौल मोमिन खान मोमिन, इस नक्शे पा के सजदे ने किया क्या क्या जलील, मैं कूचाए रकीब में भी सर के बल गया। शेख रशीद पाकिस्तानी सियासत का वो ढिंढोरची है जो गुज़श्ता 70 साला सियासत के दोगलेपन और मुनाफिकत के गंदे कपड़े बीच चौराहे में लाकर फेंक देता है। धोना और ना धोना तो बात की बात है, उसे वो तमाम कहानियां अजबर हैं जो पाकिस्तान की सियासी तारीख का अलमिया हैं। यही वजह है कि उसका दावा है कि पाकिस्तान का हर सियासतदान GHQ की नर्सरी में परवान चढ़ा है। इस पर गुस्सा तो खाया जा सकता है, पेचो ताप भी दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी तरदीद मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी सियासत शुरू दिन ही से दो नर्सरियों की मुश्तरका पैदावार रही है, एक सिविल और दूसरी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। दोनों बरतानवी हिंदुस्तान के दौर से एक दूसरे की हम लिबास हैं। जिस तरह इस कायनात में हर चीज़ का जोड़ा होता है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। कभी एक ज़्यादा नुमायां, वाज़े और ताकतवर नज़र आता है और कभी दूसरा। पाकिस्तान की सियासत के आबाओ अजदाद को इन दोनों ने अपने पालने में झूला झुलाकर जवान किया है। बंगाल के सुंदरबन के जंगलात से लेकर बलूचिस्तान के फोर्ट सेंटिमेंट तक कबायली, जागीरदाराना और शहरी क़यादत सब की सब सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की आशीर्वाद से वजूद में आई है। वो तमाम ख़ानदान जो आज पाकिस्तानी सियासत पर छाए हुए हैं, उनके आबाओ अजदाद के किस्से 1857 की जंग आज़ादी से पहले से शुरू होते हैं। कौम फ़रोख्तन चे अर्ज़ा फ़रोख्तन, यानी कौम बेची मगर कितनी अर्जा कीमत पर बेची के मिस्दाक हर किसी ने अंग्रेज़ की वफादारी में इस सरजमीन के मुजाहिदीन के गले काटे और लाशों को गिन गिन कर फी लाश अंग्रेज़ फौज की छावनियों में बजाते खुद जाकर कीमत वसूल की। अरबाब तरीन, जदून, टवाना, दौलताना, गर्देजी, गिलानी, डाबे, मजारी और लगारी, रोकड़ी, नून, अंटर, जाम, जतोई, शिराजी, खोड़ो, भुट्टो, मखदूम, बुगटी, रईसानी, जमाली, जोगजई और जाम गरज कौन है जिसके आबाओ अजदाद में मुराद याफ्ता लोग शामिल नहीं हैं। किसी को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट लगाया गया और इस तरह लोगों के सारे माल मुकदमे उसके सुपुर्द कर दिए गए और किसी को फौज में ऑनरेरी कैप्टन की वर्दी पहनाकर उसका रोब और दबदबा कायम किया गया। यही लोग थे जिनकी मुखबरियों पर पूरे बरे सगीर में मुजाहिदीन आज़ादी को फांसियों पर लटकाया गया, काले पानी भिजवाया गया और उन्हें अजियतें देकर शहीद किया गया। कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद करने का परचम हमेशा मिंबर महराब के बोरिया नशीन उलमा के हाथ में रहा। दिल्ली जब 1857 में इन सियासतदानों के आबाओ अजदाद की गद्दारी और अंग्रेज़ के साथ शाना बशाना लड़ाई के बाद फतह हुआ तो हज़ारों उलमा को दिल्ली के चौराहों पर फांसी पर लटकाया गया। गालिब अपने एक ख़त में लिखते हैं कि शहर के चौराहों पर उलमा की लाशें ऐसे झूल रही हैं जैसे दरख्तों पर बिजरों के घोंसले। अल्लामा फजल हक खैराबादी से लेकर मौलाना महमूदुल हसन तक उलमा का एक काफिला है जो 5 दिहाइयों तक लड़ता है और उनके मुकाबले में गद्दारों का एक काफिला है जो ज़मीनें अलॉट करवाता रहा, काउंसलर, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसलर और दीगर मुराद हासिल करता रहा।
جو سیاسی پارٹی بھی انگریز بناتا تھا اس میں ممتاز دولتانہ کا والد یار محمد دولتانہ ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کا والد سر شاہ نواز بھٹو، بخوشی شریک ہو جاتے۔ بلوچستان کے موجودہ سردار اور نواب آج تک اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خانہ نشینی الاؤنس وصول کرتے ہیں جو انگریز نے ان کی خدمات کے صلے میں ماہانہ جاری کیے تھے۔ آج پاکستان کی سیاست پر یہی گھرانے راج کر رہے ہیں۔ ان کی تخلیق میں سول اور ملٹری بیوروکریسی کا خون پسینہ شامل ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے برسر اقتدار آنے تک چونکہ انگریز نے سول بیوروکریسی کو بالادست رکھا ہوا تھا، اس لیے ان عظیم سیاستدانوں کی قیادت کے لیے بیوروکریسی سے چودھری محمد علی، وزیر اعظم محمد علی بوکھرا، وزیر اعظم ملک غلام محمد، گورنر جنرل اور سکندر مرزا صدر جیسے عہدوں پر متمکن رہے، اور پاکستان کی پوری سیاست 1958 تک انہیں قبلہ نما سمجھتی رہی۔ لیکن جسٹس منیر کے 27 اکتوبر 1958 کے فیصلے نے پاکستان کا سیاسی تحویل قبلہ کر دیا اور سب سول بیوروکریسی کے درخت سے اڑ کر GHQ کے برگد پر جا کر بیٹھ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام فخر ایشیا کا جنم اسی برگد کے اولین فرزندوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی میدان سیاست میں آیا اس نے اپنا گھونسلہ یہیں بنایا۔ گزشتہ 70 سالوں میں سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی کی لڑائی دو میاں بیوی کی لڑائی ہے جو ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں، جبکہ سیاستدانوں کی لڑائیاں ان اولادوں کی طرح ہیں جو اسی دسترخوان پر موجود تو رہتے ہیں مگر ان میں سے کچھ ذرا سی توجہ کم ملنے پر ناراض ہو کر بگڑے بچوں کی طرح اغیار کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ کچھ صبر شکر کر کے اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ صرف پاکستانی سیاست کا خمیر ہی نہیں بلکہ یہ دنیا بھر میں 100 سے زائد ملکوں میں جمہوری نظام کا خمیر ہے جو ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے دسترخوان پر آراستہ ہوتا اور اسی کے گملے میں پروان چڑھتا ہے۔ شیخ رشید اس گملے کا نو وارد ہے اور خاندانی طور پر اس گملے کا پودا نہیں ہے۔ اس نے خود اپنی کارگزاری دکھا کر اس درخت پر گھونسلہ بنایا ہے، اسی لیے ابھی اس میں وہ خاندانی بربادی نہیں آئی جو سب کچھ ڈکارنے کے بعد بھی چہرے پر معصومیت کا لبادہ قائم رکھتی ہے۔ وہ ایک ڈھنڈورچی ہے، بے صبرا ہے، لیکن وہ جو کچھ کہتا ہے اگر وہ کسی کالم نگار، اینکر پرسن یا رپورٹر کی زبان سے ادا ہو تو یہ ایک خبر ہے، سکوپ ہے، تمغہ ہے، لیکن شیخ رشید وجہ ملامت ہے، قابل مذمت ہے۔